नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां आपको हम बताएंगे अब तक 7वें चरण में कितने प्रतिशत तक वोटिंग हुए हैं। दोपहर 1 बजे तक 7वें चरण में 35.56% वोटिंग हुए हैं। आजमगढ़ की बात करें तो दोपहर 1 बजे तक 34% तक, वाराणसी में दोपहर 1 बजे तक 33.55% वोटिंग, गाजीपुर में दोपहर 1 बजे तक 34.15% वोटिंग, मऊ में दोपहर 1 बजे तक 37.08% वोटिंग और जौनपुर में दोपहर 1 बजे तक 35.80% वोटिंग, भदोही में दोपहर 1 बजे तक 35.60% वोटिंग और मिर्जापुर में दोपहर 1 बजे तक 38.05% वोटिंग, चंदौली में दोपहर 1 बजे तक 38.45% वोटिंग, सोनभद्र में दोपहर 1 बजे तक 35.68% वोटिंग हुए हैं। तो आपको बता दें कि लगभग 35 से 40% तक वोटिंग हर जिले में हो चुका है। हालांकि 6 बजे तक इंतजार करना होगा और भी, क्योंकि अभी समय बाकी है और अभी सिर्फ 3:30 बजे हैं, लेकिन 6 बजे तक वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी हो सकती है, इसीलिए थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। 7वां चरण बेहद खास है। 7वें चरण की बात करें तो 7वें चरण में 9 जिलों की 54 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और ये चरण बेहद ही महत्वपूर्ण चरण माना जा रहा है, क्योंकि इसमें कई दिग्गजों की साख दांव पर है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ के मंत्री, योगी सरकार के 7 मंत्रियों की साख दांव पर है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री और यूपी चुनाव के सह प्रभारी अर्जुन राम मेघवाल से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो अखिलेश पहले 400 सीट की बात करते थे, आज 300 सीट की बात कर रहे हैं। सबको पता है कि बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। सुनिए क्या कुछ कहना था उनका। उत्तर प्रदेश में आज आखिरी चरण के मतदान हो रहे हैं। ऐसे में आज अखिलेश यादव ने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा है कि आज जनता जो डबल इंजन की सरकार है उसको नकार रही है और हम 300 प्लस सीटें जीतेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी है। सर, अखिलेश यादव के इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? वो कह रहे हैं कि चुनाव खत्म हो जाएंगे तो बाबा बुल और डॉग से खेलेंगे, ऐसे उन्होंने बयान। नहीं, वो 400 से 300 कर दी क्या उन्होंने? अखिलेश जी बार बार ये कहते थे हम 400 प्लस जीतेंगे, तो जरा पहले उनसे पूछ लें कि उनका टारगेट क्या है। अगर 400 से सीधा ही उन्होंने 100 का झटका देकर के 300 की है तो ये समझ लो कि गिर कौन रहा है। और ये 2 ही मुद्दे चुनाव में बने, वो कहीं टिकते नहीं, इसलिए वो ऐसी कंफ्यूज्ड और अलग तरह की बातें करते हैं। विकास में वो 5 साल रहे हैं ना। ऐसा कोई अभी नेता जो चुनाव लड़ रहा हो प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश में नहीं है जो कभी न कभी उत्तर प्रदेश की सत्ता में नहीं रहा। इसलिए जनता देख रही है कि डबल इंजन की सरकार ही ठीक है। जैसे पीएम आवास में एक योजना, डेवलपमेंटल इश्यू में बताता हूँ, पीएम आवास अखिलेश जी के समय भी थी, मकान बनते नहीं थे क्योंकि इधर मोदी जी की योजना वो समझते हम लागू करेंगे तो मोदी जी पॉपुलर हो जाएंगे, तो गरीब आदमियों को तो पक्का मकान चाहिए ना। अब जैसे योगी जी आए, जिसको हम डबल इंजन की सरकार कहते हैं, योगी जी आए, मकान तेजी से पीएम आवास बने, डेवलपमेंट भी हुआ, लोग एम्पावर्ड भी हुए, महिलाओं के नाम से मकान बने, तो महिलाओं का सशक्तिकरण भी हुआ। ये उसको अखिलेश जी को दिखता नहीं है तो मुझे पता नहीं है, जनता तो देख रही है, इसलिए जनता बीजेपी का समर्थन कर रही है। सर, आप मकान की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने कहा कि अब अधिकारियों को लग गया है कि सरकार बदलने वाली है, इसलिए मुलायम सिंह यादव के बंगले साफ हो रहे हैं, अखिलेश यादव के बंगले साफ हो रहे हैं। ऐसे बयान समाजवादी पार्टी की ओर से दिए जा रहे हैं। इन बयानों का कोई महत्व मैं नहीं समझता। जैसे पहले आपने बयान का बात करी कि 300 प्लस की बात करें, 300 प्लस तो हमारा नारा है, उनका तो नारा ही 400 प्लस का था। और अब तो 10 मार्च को रिजल्ट आ ही जाएगा ना, आप क्यों चिंता करते हैं? देखिए, डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस पे जो हमने बेस लिया, इसमें गुड गवर्नेंस में तो महिलाओं की सुरक्षा बड़ा मुद्दा बना है, इस पूरे चुनाव में बड़ा मुद्दा बना है। लोग कहते हैं हम सुरक्षित रहेंगे तो प्रदेश में इन्वेस्टमेंट भी आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा तो रोजगार भी मिलेगा, डेवलपमेंट का पहिया घूमेगा। और डबल इंजन की सरकार होगी तो जो केंद्र की नीतियां हैं वो तेजी से राज्य में लागू होगी। मुख्तार अंसारी के बेटे हैं सर अब्बास अंसारी, वो कह रहे हैं कि मैं अखिलेश भैया से कह के आया हूं कि सरकार बनने पर 6 महीने तक अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग मत कराइएगा, पहले हिसाब किताब करना है।
इसीलिए तो जनता चाह रही है कि जो सुशासन देने वाली सरकार है वही सरकार आनी चाहिए। आखिरी सवाल सर, कितनी सीटें आप लोग अब की बार उत्तर प्रदेश सरकार में जीतने जा रहे हैं? प्रचंड बहुमत से आ रहे हैं हम, रिपीट हो रही है सरकार उत्तर प्रदेश में। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि प्रचंड बहुमत के साथ इस बार भी हम उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नयन गोसाई के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। उत्तर योगी सरकार में मंत्री और वाराणसी दक्षिणी से बीजेपी प्रत्याशी नीलकंठ तिवारी से खास बातचीत की एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव ने। सुनिए क्या कुछ कह रहा था नीलकंठ तिवारी का। मंत्री नीलकंठ तिवारी सब मौजूद है। सर, आपने अपने मतदान का प्रयोग किया, आज कितना अहम दिन है आप लोग आपके लिए? जी मंत्री जी, बहुत लोकतंत्र का महापर्व है। इस पर्व में मैंने भी अपना योगदान दिया और सबसे मेरा आग्रह है कि सब लोग वोट करें। बिल्कुल। तो ये मंत्री नीलकंठ तिवारी जल्दी में नजर आ रहे हैं मोटरसाइकिल में। इस वक्त जो है आप देखिए मंत्री जी जो है मोटरसाइकिल में इस वक्त जो है सफर करते नजर आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आज बड़ा दिन है और जनता यहाँ पर खुल करके मतदान करेगी। मंत्री तो नीलकंठ तिवारी को आप सुन रहे थे, लेकिन अब योगी सरकार में मंत्री और वाराणसी उत्तरी से बीजेपी प्रत्याशी रविंद्र जायसवाल से खास बातचीत हमारे एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव ने की। उन्होंने क्या कुछ कहा ये भी आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और वाराणसी उत्तरी से प्रत्याशी रविंद्र जायसवाल इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, आज बेहद बड़ा दिन है, आखिरी चरण का चुनाव है और आपकी भी अपनी साख दांव पर लगी है। क्या लगता है क्या होने जा रहा है नतीजा? माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी के जो विकास कार्य हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर है, उनके साथ पूरी काशी की जनता खड़ी है। और मैं कह सकता हूँ ये चुनाव हमारे कार्यकर्ता जितना मेहनत कर रहे हैं उतना ही जनता इसकी ओर से एक विकास के मुद्दा से अपने आप को जोड़कर चुनाव लड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर जो है पूरा जोर लगाया है, अपने चेहरे को सामने लाने की कोशिश की है। क्या लगता है इस बार उनके चेहरे पर चुनाव होगा या आप लोगों के किए गए कामों को लेकर चुनाव? नहीं, हम सब लोग भाजपा के कार्यकर्ता हैं और भाजपा चुनाव लड़ती है। चुनाव लड़ता है हमारे जो विचार, हमारे सिद्धांत, माननीय मोदी जी का, माननीय योगी जी के द्वारा किया हुआ कृत्य, और हम तो सब प्रत्याशी केवल नाममात्र होते हैं। चुनाव लड़ता है विचार, कमल फूल। तो कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं इस बार आप जो, और कितनी सीटों की उम्मीद लगा के रखे हैं इस बार? बनारस में 8 और यूपी में 350 प्लस। बिल्कुल। तो ये थे रविंद्र जायसवाल, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि कार्यकर्ता यहाँ पर जो है चुनाव लड़ता है और पूरी बीजेपी चुनाव लड़ रही है। प्रधानमंत्री का चेहरा तो है ही है, लेकिन इसके साथ जो हमने काम किए हैं उसके बिना पर जनता एक बार फिर हमें जरूर चुनेगी। वीडियो जर्नलिस्ट अवनीश पवार के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज वन इंडिया, वाराणसी। खबर गाजीपुर से, जहां केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हम फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं, ऐसी सरकार देंगे जो रोजगार देगी, 5 साल ऐसी सरकार देंगे जो विकास करेगी, 5 साल के अंदर यूपी में कारोबार तेज होगा, महेंद्र नाथ पांडे ने कहा। तो महेंद्र नाथ पांडे का बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा कि 5 साल के अंदर यूपी में कारोबार तेज होगा और 5 साल ऐसी सरकार देंगे जो विकास करेगी। क्या कुछ कहा महेंद्र नाथ पांडे ने, आपको सुनाते हैं। 38 सीटों पर थी बीजेपी एंड एलायंस पार्टनर। मैं अफजाल और ऐसे जाति सांप्रदायिक राजनीति करने वालों को, माफियागर्दी की राजनीति करने वालों को बताना चाहता हूं, बीजेपी 40 से एबव जाएगी इन 53 सीटों में। की अपेक्षाएं स्पष्ट हैं। उन्होंने वोट दिया है विकास और कानून व्यवस्था और उत्तर प्रदेश के अच्छे भविष्य के लिए। जिस जगह उन्होंने देखा कि एक ऐसी सरकार जिसने बिना किसी बेईमानी, बिना किसी भ्रष्टाचार के 5 साल हमको विकास दिया, सेवा दिया, अच्छी कानून व्यवस्था दिया, और 2 साल से कोरोना की विपत्ति काल में हर समय सरकार इलाज और अनाज और दवाई के साथ, वैक्सीन के साथ खड़ी रही है। तो ऐसी सरकार के साथ जनता है और वो भविष्य के अच्छे उत्तर प्रदेश के लिए ऐसी ही पार्टी के साथ, सरकार के साथ, मतलब भाजपा और योगी सरकार के साथ रही। 17 वही मऊ सदर से सुभासपा के प्रत्याशी और बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि मऊ सदर से जनता का प्यार हमें मिल रहा है, यहां से हम भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। देश लोकतंत्र से चलता है और लोकतंत्र में सभी को अपना अधिकार है। हम पहले शुरुआत करेंगे, मुद्दों की बात करेंगे। हमने बुनकरों से बात की तो वो बताते कि एक हमारा अस्तित्व था, बुनकरों का एक अस्तित्व था, वो खत्म हो गया है। बुनकरों के लिए माना जाता था, उसकी पहचान अब बनारस को मिलने लगी है जो मऊ की पहचान हुआ करती। कैसे देखते हैं? ये पहचान आपकी गलतफहमी है कि बनारस को मिलने लगी है।
यहाँ ऐसा कोई बुनकर परिवार मऊ में नहीं होगा जिसकी रिश्तेदारी बनारस के बुनकर परिवार में ना हो, वो सारे रो रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी इनके चीज़ ये है, दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज यहाँ पर हमारे बुनकर पिछले 3 साल में, देखिए बुनकर क्या है, अपना सामान बचाता है, नॉर्मली बनाता है और फुटफॉल आता है, वो उसको ऑर्डर देता है और ख़रीद के लेकर वापस जाता है। मगर पिछले 3 सालों में फुटफॉल ख़त्म हो चुका है, मार्केट्स में लोग नहीं आ रहे हैं और हमारे यहाँ पर इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी अभी नहीं है लोगों के दिमाग में ही, अभी लोगों को इतना पता ही नहीं है कि हम कैसे यहाँ से बैठे बैठे सामान अपना साउथ अफ्रीका में बेच सकते हैं। इस चीज़ के ऊपर काम किया जाएगा आने वाले समय में। इस सत्ता सरकार ने तो लोगों के घरों में खाने की किल्लत पैदा कर दी है। भाई बिजली इतनी महंगी हो गई, खाना इतना महंगा हो गया, सड़क पर चलना इतना महंगा हो गया। तो सब बता रहे कि मुफ्त राशन दे रहे हैं, मुफ्त बिजली दे रहे हैं, मुफ्त उज्ज्वला योजना दे रहे हैं। भाई 5 किलो अनाज दे करके 5 कुंटल अनाज जो है वो छुट्टा मवेशी से चरवा ले रहे हैं। अभी जनता कितना दिन बचा, आज 7 आधी हो गई, आज आधा वोट पड़ गया, रात तक सब हो जाएगा, कल और परसों सब इंतजार करेंगे। 10 को मुंह देखिएगा सबका, पद देखिएगा। मैं तो कल ही देख रहा था, हमारे मुख्यमंत्री जी का चेहरा आया है, देख के हमको एहसास हो गया था कि गठबंधन की सरकार बहुमत में बन रही है। आपकी सरकार आ रही है, गठबंधन की सरकार बहुमत में बन रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है और ओम प्रकाश चाचा के विचारों को जनता ने सराहते हुए बम्पर वोट किया है। अब्बास जी, क्योंकि जिक्र आता है, पूर्वांचल का जिक्र आता है, बुलडोजर का जिक्र आता है, बुलडोजर बहुत चले, सभाओं में बुलडोजर दिखने लगे, बुलडोजर बाबा के नाम से हो गए। जब भी अच्छा, ये भी कमाल है, सबका नाम बदलने वाले का नाम मीडिया भाइयों ने ही बदल दिया। कमाल है, धन्यवाद आप लोगों का। जिसने सबका नाम बदला उसका नाम मीडिया के भाइयों ने बदल अब दिया। बताया जाता है जब सभाओं में दिखे तो पहले बताया गया कि अपराधियों के ऊपर ये बुलडोजर चले, जो बाहुबली थे उनके अब एक बुलडोजर बात चले। बताइए अब मुझे, विकास के लिए एक सवाल बताइए, अगर अपराधियों के ऊपर चले हैं तो हाईकोर्ट ने फटकार क्यों लगाई, जुर्माना क्यों दे रहे हैं और अधिकारियों के ऊपर जांच क्यों बैठी? पहली चीज। दूसरी चीज, अगर इतना ही अच्छा काम किए हैं तो फाख्ते क्यों उड़े हुए हैं, जबान क्यों फिसल रही है, 12वीं के बाद इंटर में एडमिशन क्यों दिलवा रहे हैं, 2070 में आने की बात क्यों कर रहे हैं, जनता को बुलडोजर से धमकाने की जरूरत क्यों आ पड़ी? मतलब उनका भारतीय जनता पार्टी के लोग उससे बात करें तो उनका कहना है कि हमने मजबूर कर दिया मुख्तार अंसारी जी को कि वो नहीं लड़ सके, इसलिए उन्होंने अपनी विरासत सौंपने की घोषणा कर दी। सोचिए लोकतंत्र में क्या है, लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने की इजाजत है और ये लोकतंत्र का गला ढबा करके अगर उसको ये ताली पीट रहे हैं कि इन्होंने किसी को मजबूर कर दिया चुनाव ना लड़ने से, तो क्या आपको नहीं लगता कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए कि उनके रहते में संविधान लागू नहीं है? हमारे देश में संविधान में साफ साफ लिखा है कि अगर कोई कन्विक्टेड नहीं है तो वो इस देश में कहीं भी बैठा हो उसको चुनाव लड़ने की आज़ादी है। ये उस आज़ादी को छीन करके इस लोकतंत्र की आज़ादी को छीन रहे हैं। पूर्वांचल में ज्यादा फोकस था रहा बीजेपी का, कैसे देखते हैं छठे और सातवें चरण को? देखिए, इसलिए कि सबकी इज्जत यहाँ दाव पर लगी हुई है। कांग्रेस से भी बड़े नेताओं को ले लिया है, बसपा के भी नेताओं को ले लिया है, कोई बचा ही नहीं है। 2 ही यहाँ तबका है, एक नफरती एक मोहब्बती। अब जनता को चुनना है कि वो मोहब्बत को पसंद करती है कि नफरत को पसंद करती है। इस बार का चुनाव मोहब्बत बनाम नफरत, मोहब्बत बनाम नफरत, संविधान लोकतंत्र और तिरंगा विरोधी ताकत वर्सेस संविधान लोकतंत्र और तिरंगा बचाने वाली। भाई आपका सस्पेंशन हुआ था अभी 2 दिन पहले, उसको कैसे देखते हैं? उसमें आपने जिक्र किया था कि हम हिसाब लेंगे। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि जब 2 दिन पहले यहाँ हमारे प्रदेश के मुखिया आए थे तो फीडबैक दिया ही होगा उन्हें। जब लोगों ने फीडबैक दिया तो हजम नहीं कर पाए, तो उन्होंने कहा तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, घूमने क्यों दे रहे हो, बंद कर दो। बंद कर दिया। उससे फर्क क्या पड़ा हमें? मेरा चुनाव तो आवाम लड़ रही है। 54 सीटों पे आज इलेक्शंस है। मऊ की 3 सीटें पिछली बार बीजेपी के साथ थी, एक आपके देखिए, मैं मऊ की बात एक एक जिले की अगर करूंगा तो आपका भी समय ज्यादा जाएगा, मेरा भी। 54 सीट कैसे देखते हैं? 1-2 सीट बनारस में बीजेपी को मिल जाएगी, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री वहाँ गली मोहल्ला घूमे, रोड शो किए, फलाना किए, डमकाना किए, स्टेशन पर भी कल चले गए, मतलब क्या कुछ अब बचा नहीं कुछ। तो जनता 1-2 सीट उनको उनके पद की गरिमा को बचाने के लिए दे देगी, इसके सिवा सब साफ है। 403 में वो कहते हैं 350 पार कर पार। कौन कहता है? बीजेपी कहती है अब की बार फिर से 350। यही वाला सवाल अगर आप उस दिन 10 को पूछेगा, मुझे वो चेहरा देखना, प्लीज वीडियो क्लिप बनवा के भेजिएगा, वो चेहरा देखना है यार मुझको। वो घमंड के चेहरे पर जब जनता का करारा पड़ेगा ना, वो लाल लाल दिखेगा, वो देखना है हमको।
आपको क्या लगता है, आपके 403 में आपको? हम देखिए बड़ी बोल हम करते नहीं है, मैं अपनी सीट की बात करूंगा। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जितना वोट पाएगी उससे ज्यादा से चुनाव जीतूंगा और आस पार के 3-4 जिले में भारतीय जनता पार्टी की बोहनी भी नहीं होगी। बहुत शुक्रिया। तो यह बात अंसारी थे जो बताया थे कि इस बार जरूर भेजना यार, जब ये सवाल उनसे पूछे। पक्का हम इसका वीडियो आपको बना के देंगे। अब बात अंसारी जी तो बता रहे थे कि अब की बार हम मऊ में कमल का फूल खिलने ही नहीं देंगे और उत्तर प्रदेश में हमारे गठबंधन की सरकार जरूर बनेगी। 350 के आंकड़ा पार करने वाली बात बीजेपी जो करती है उसको करारा जवाब इस बार जनता देगी। कैमरामैन साहब के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ ऑन इंडिया, मऊ। गुरुग्राम में स्वच्छ भारत अभियान हो या पृथ्वी साफ मिटे रोग अभिशाप, इस स्लोगन के साथ पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान की पावन शिक्षाओं पर चलते हुए डेरा सच्चा सौदा के लाखों सेवादारों ने मिलेनियम सिटी गुरुग्राम की धरती पर कदम रखा और देखते ही देखते शहर को साफ कर दिया। इस सफाई के साथ ही डेरा के ये सेवादार गुरुग्राम वासियों के दिलों पर अमिट छाप छोड़ गए हैं, क्योंकि ग्राम वासियों ने अपने शहर की इस तरह की सफाई साल 2011 में ही देखी थी। इस सफाई महाअभियान का शुभारंभ सुबह 9 बजे साउथ सिटी 2 स्थित नाम चर्चा घर के पास से धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा के पवित्र नारे और अरदास के साथ हुआ। इस दौरान नगर निगम मेयर मधु आजाद और ज्वाइंट कमिश्नर डॉक्टर विजयपाल यादव डेरा सच्चा सौदा की प्रबंधन कमेटी के साथ मौजूद रहे। अरदास कर रहे हैं, अरदास कर रहे हैं, चालू कर रहे हैं। तो ये एक इनकी बहुत अच्छी सोच है, इनके गुरुजी की और सभी की हमारी, क्योंकि एक आस्था होती है हर किसी व्यक्ति के अंदर, तो ये आस्था से जुड़े हुए हैं। आज हमारे शहर में गुरुग्राम में सफाई अभियान चालू हुआ है, जो कि ग्रीन एसोसिएशन है और सच्चा डेरा सौदा के साथ मिलके नगर निगम ने एक काम चालू करा है। मैं इस एसोसिएशन का सच्चा सौदा डेरा जी का बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। ये काम सफल हो, तरीके से आज सफाई करने निकले लोग पूरे शहर में, तो आगे भी इस तरीके से ये लोग अपना पूरा साथ और काम करते हैं। डेरा सच्चा सौदा सिरसा की तरफ से बहुत बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, अच्छा निर्णय है, क्योंकि सफाई व्यवस्था सभी से जुड़ी हुई है, आम नागरिक से लेकर सभी से। तो इस तरह का आयोजन जो निर्णय लिया उसका हम स्वागत करते हैं और इससे गुरुग्राम की सफाई होगी, लोगों का सफाई के प्रति एक ज़्यादा रुचि बढ़ेगी और ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। हम पूरे गुरु जी का जितने भी फॉलोअर हैं और जो भी डेरा सच्चा सौदा से पदाधिकारी आए उन सबका हम स्वागत करते हैं और इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। डेरा सच्चा सौदा सिरसा। आगरा से खबर, जहां यूक्रेन रूस में चल रहे घमासान के बीच आगरा की बेटी वतन पहुंच गई है। बेटी के घर सुरक्षित पहुंचने से परिवार में खुशी की लहर है। रूस यूक्रेन में चल रही लड़ाई की खबरों से चिंतित था परिवार। पीड़ित परिवार मीडिया और वीडियो कॉल पर लगातार बेटी की जानकारी ले रहा था। घर लौटी मेडिकल छात्रा अमीशा राज ने अपनी आप बीती सुनाई। फाइटर प्लेन की आवाज से कांप जाती थी रूह। आगरा के अवधपुरी क्षेत्र की रहने वाली है मेडिकल की छात्रा, लेकिन सकुशल वो घर पहुंच गई है और परिवार वाले बेहद ही खुश नजर आए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं परिवार वालों ने फूलमाला पहनाकर स्वागत किया अमीशा का और उसके साथ ही खुशी भी जाहिर की। मैंने कहा कि कानपुर में बीच चौराहे पर युवक से मारपीट का मामला सामने आया है। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। बता दें कि पैसा मांगने पर बिरयानी वाले ने मारपीट की थी। मारपीट का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और इसके बाद अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। कानपुर का यह मामला बताया जा रहा है, बीच सड़क पर ही मारपीट का मामला, जहां 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है पुलिस ने पूछताछ के लिए। युवक से मारपीट की गई। पैसा नहीं दिए, मेरा पगार नहीं दिए, ये पैसा नहीं दिए। मैं बता रहा हूँ, आप रिकॉर्ड करिए।
खबर बुलंदशहर से, जहां पॉलिटेक्निक कॉलेज के हॉस्टल की रसोई में सिलेंडर फटा है। हादसे में 10 छात्र समेत 13 लोग झुलस गए हैं। 2 की हालत नाजुक है। सभी छात्रों को अलीगढ़ हायर मेडिकल सेंटर रेफर किया गया है। हादसे के बाद छात्रावास में अफरा तफरी मच गई है। पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भेज दिया है। पॉलिटेक्निक कॉलेज के हॉस्टल की रसोई में सिलेंडर फटने से अफरा तफरी का माहौल। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आखिर कैसे सिलेंडर फटा और इसके साथ ही सारा सामान इधर उधर हो गया है। पॉलिटेक्निक कॉलेज के हॉस्टल में सिलेंडर फटा है। रसोई में समय रहते आग पर किसी तरह काबू पाया गया। हालांकि किसी जान माल का कोई नुकसान अभी नहीं बताया जा रहा। यूक्रेन में पढ़ रहे 15 भारतीय छात्रों को सकुशल वापस ले आ गया है, जिस संबंध में जिला अधिकारी बहराइच डॉक्टर दिनेश चंद्र ने कहा कि यूक्रेन में पढ़ रहे 15 बहराइच के छात्रों को सकुशल वापस लाया गया है। उन्होंने कहा कि ये केंद्र सरकार द्वारा सभी यूक्रेन में पढ़ने वाले छात्रों की सूची ऑनलाइन चढ़ाने की बात की गई है, जिस संबंध में जिला अधिकारी बहराइच डॉक्टर दिनेश चंद्र सभी यूक्रेन में पढ़ रहे छात्रों की सूची डाल चुके हैं, जिसकी मदद से उन सभी छात्रों को केंद्र सरकार द्वारा सकुशल उनके घर पहुंचाया गया। सरकार है और हमारी शिक्षा में उनके परिजन भी जो आए हैं वो भी आ जाए। कि जो निर्देश थे जो हम लोगों को प्रदेश सरकार के माध्यम से प्राप्त हुए थे कि जनपद बहराइच के जितने भी बच्चे हैं उनकी ऑनलाइन संबंधित पोर्टल पर, राहत पोर्टल पर एंट्री कर दीजिए पूरी डिटेल के साथ, जिससे कि उनकी विदेश में जहां पर वो हैं यूक्रेन में, उनको भारत लाने में मदद की जा सके। हम लोगों ने इस पूरे प्रोटोकॉल को पालन किया। साथ ही सबसे पहले मेरे पास ये तिवारी जी हैं, इनके पिताजी का फ़ोन आया था और वो काफ़ी परेशान थे, रो रहे थे। मैंने उनको आश्वस्त किया था कि केंद्र सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि सारे बच्चे सकुशल घर आएँ, और आज उसी का परिणाम है कि हमारे जनपद के 15 बच्चे अपने घर पहुंच चुके हैं। सबसे पहले मैं केंद्र सरकार के जो निर्देश थे जो हम लोगों को प्रदेश सरकार के माध्यम से प्राप्त हुए थे कि 7वें चरण की वोटिंग के बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा, ये भी आपको सुनाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सब पूरा यह जो अंतिम चरण का चुनाव है, लोग बढ़ चढ़ करके, जाति से, धर्म से ऊपर उठ करके सुशासन के लिए, विकास के लिए, गरीब कल्याण के लिए जिस प्रकार से बढ़ चढ़ करके मतदान में हिस्सा ले रहे हैं, मैं उनका स्वागत भी करता हूं और बाकी लोगों से अपील करता हूं सुरक्षित प्रदेश के लिए, विकसित प्रदेश के लिए, गरीब कल्याण की योजनाएं गरीब तक पहुंचाने के लिए, और जिस उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था उस बीमारू राज्य से बाहर निकालने के लिए जिस प्रकार से सभी क्षेत्रों में शानदार ढंग से काम हुआ है, इसे ध्यान में रखते हुए घरों से निकलिए, अपने मताधिकार का, लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत का उपयोग करिए, वोट करिए, गुंडों, अपराधियों, माफियाओं को चोट करिए। आज इसकी आवश्यकता है। आज अगर हम चूक गए तो निश्चित तौर से आपकी विधानसभा में कोई ऐसा विधायक न बन जाए जो अपराधियों को, अपराध को बढ़ावा देने वाला हो। इसलिए मैं सबसे अपील करता हूँ, घर से निकलिए, अपने मताधिकार का प्रयोग करिए, गरीब कल्याण के मुद्दे पर वोट करिए, जाति धर्म से ऊपर उठ करके वोट करिए। मेरी यह अपील है। जहाँ तक विपक्ष का सवाल है, विपक्ष 7वें चरण में कहीं दिखाई नहीं दे रहा, उनके मुद्दे थोथरे हो गए जिसमें कोई धार नहीं है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।